और दिल्ली में इस वक्त बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कुछ देर पहले किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। संवाददाता रजनीश रंजन की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और जबरदस्त तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार उनके ऊपर पानी जो वाटर कैनन है वो छोड़ा जा रहा है। भीड़ को तीतर बितर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जमा हो गए थे। लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और बैरिकेड पे चढ़कर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। और इस बीच यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल और सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर ये पानी छोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ से भीड़ कम हो और ये प्रदर्शन खत्म हो। वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब उठा लिया है और उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि वो बैरिकेड के ऊपर ही बैठे रह गए थे जब पानी छोड़ा जा रहा था और लगभग 4-5 मिनट लगातार उनके ऊपर पानी बहुत फोर्स के साथ रिलीज किया गया है और अब उनको यहां से हटा लिया गया है। इधर और तस्वीरें आप दिखाएंगे। कार्यकर्ता जो हैं वो सामने से अब हट गए हैं और जो बहुत बड़ी भीड़ यहां पर अचानक आ गई थी आम आदमी पार्टी के विरोध में, बीजेपी के समर्थन में, अब वो भीड़ भी यहां से धीरे धीरे छिटकती हुई नजर आ रही है। और अभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लगातार ये पिछले कुछ मिनटों से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। राजेंद्र नगर में जिस तरीके का हादसा हुआ है, बीजेपी इसे सीधे सीधे सरकार की लापरवाही मान रही है। आम आदमी पार्टी, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों जगह शासन में है और उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि कल एक बार फिर राजघाट पर इसी तरह का प्रदर्शन होगा। और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तस्वीर कभी जूम करके दिखाएं आपको। वहाँ पर हरे कुर्ते में नजर आएंगे वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, वो वहाँ बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ये कार्यकर्ता हट जाएं, लेकिन इनका कहना है कि दिल्ली सरकार नाकाम है चलने में। ऐसे में दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इन तमाम मांगों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी वीडियो से होगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी में बात दिल्ली। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आराम से बस हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनको यहाँ पर डिटेन किया, न सिर्फ इनको बल्कि काफ़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देखिए डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने की कोशिश जो है वो इन नेताओं द्वारा की जा रही थी और इसी वजह से एक बार कपिल दिखाइए तस्वीर। यहाँ पर जो वीरेंद्र सचदेवा है उनको डिटेन किया गया है और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर बीजेपी का यह प्रोटेस्ट चल रहा है, घेराव की कोशिश, और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे बात कर रहे थे जितेंद्र भाटी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोचिंग सेंटर हादसे पर आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है।
दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सियासी उबाल है। बीजेपी इस मामले में दिल्ली सरकार और एमसीडी को घेरने में जुटी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। 3 बच्चों की स्वर्गवास हो गया। मतलब इतनी बुरी है, दिल्ली सरकार की कमियों की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर उनकी पहले एक बारिश में दिल्ली में 3 बच्चों केजरीवाल को बनानी है और उसे मतलब रास्ता नहीं, हत्या है। नहीं संभला जाता है तो चूड़ियां पहन ले, और क्या करेंगे वो बच्चे हमारे भविष्य थे, उनकी निर्मम हत्या की है केजरीवाल जी ने। अपने बच्चों को बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। और आपको बता दें कि राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छात्रों को बेसमेंट से निकाला जा रहा है। ये दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे का वो वीडियो है जिसमें छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं बेसमेंट में पानी घुसने के बाद कैसे छात्र ऊपर आ रहे हैं। एक एक कर छात्रों को बेसमेंट से निकाला जा रहा है। वीडियो में एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जिसमें वो बार बार कह रहा है कि जल्दी निकलो, सभी ऊपर आ जाओ, कोई बेसमेंट में रहा तो नहीं। शख्स बार बार इस बात को दोहरा रहा है। छात्र बेसमेंट से निकल रहे हैं। कोई नीचे रहा तो नहीं। अब आप कोचिंग सेंटर हादसे की दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाहर सड़क पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर छात्र निकल रहे हैं, एक ठेले वाला भी निकल रहा है। तभी अचानक एक थार वहां से गुजरती है। उसके बाद पानी का तेज बहाव गेट की तरफ जाता दिख रहा है। तेज बहाव से गेट के अंदर काफी पानी घुस गया। रोड की दूसरी तरफ बिल्डिंग से बहुत छात्र इस नजारे को देख रहे हैं। इस इलाका में भारी बारिश होने के बाद इसी तरह की समस्याओं से छात्रों को जूझना पड़ता है। जब जब इस सड़क से होकर गाड़ियां गुजरती हैं, बेसमेंट में पानी भरता रहता है। और इस बीच दिल्ली के राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। कोचिंग हादसे के बाद अब चला है बुलडोजर। आइए देखते हैं पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट। ये पूरा जो हब है राजेंद्र नगर का, ये यहाँ पर सारे कोचिंग सेंटर मैक्सिमम है और सभी के पास से सीवर लाइन गुजर रही है। और ऐसे में यही हुआ था जब ये सीवर लाइन मेन रोड जो है ये राजेंद्र नगर का, जब यहाँ पर ये पूरी तरीके से चौक थी तो उसके बाद यहाँ पर पानी भरा और उसी सीवर लाइन को साफ करने के लिए आप देखेंगे कि एक तरफ से ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। जहाँ से बाड़ा मार्ग जो बाड़ा रोड कहलाता है, बाड़ा रोड, उससे शुरू हुई है कार्रवाई और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। सभी कोचिंग सेंटर्स के बाहर की ये तमाम जो जगह है उनको इस वक्त बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। शुरुआत में ही आईएएस की तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है वो शुरू हो जाते हैं और ये आगे तक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक ये कोचिंग सेंटर्स हैं। तो अब इस पूरे इलाके में चूंकि यहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ तो पूरे इलाके में सबसे पहले इसी तरीके से जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, अब उसको हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और इसीलिए जो पूरा एरिया है उसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। कोई भी अब अंदर नहीं जा सकता। तो बुलडोजर एक्शन दिख रहा है राजेंद्र नगर में। बुलडोजर कार्रवाई पर आइए देखते हैं TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। इसके नीचे वो नाला है जहां से पानी की निकासी होती है और उसके ऊपर अगर इस तरह के निर्माण हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर नाले में ब्लॉकेज होगी और जल जमाव की समस्या आएगी। और इतनी बड़ी घटना के पीछे जल जमाव ही एक बड़ी समस्या है और इसी का नतीजा है कि अब आपको देर से ही सही लेकिन एमसीडी का बुलडोजर एक्शन आपको यहाँ पर राजेंद्र नगर में ये बड़ा बाजार रोड है उस पर देखने को मिल रहा है। और एक नहीं 3-3, 4-4 बुलडोजर के साथ आज एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। 1 घंटे पहले एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी लेकिन पर्याप्त पुलिस बल ना होने के कारण कुछ देर के लिए कार्रवाई जो हुई है वो शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब पुलिस और एमसीडी के बीच में जब बातचीत हुई उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। और जो एमसीडी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि तमाम ऐसे अवैध निर्माण जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने किए हुए हैं उन्हें तोड़ा जाएगा और लगातार ये एक्शन जो है वो अब यहाँ पर चलता रहेगा। ये सबसे पहले अतिक्रमण हटाने की तस्वीरें जो हैं अवैध निर्माण के को हटाने की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहीं से ये शुरुआत यहाँ पर की गई है और ये एक्शन पूरे के पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में जहाँ पर भी अवैध निर्माण या इस तरह के अतिक्रमण है उस पर चलाया जाएगा। जैसे कि और दिल्ली कोचिंग हादसे के मुद्दे पर इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। Sir, it is very important and urgent to take the action.
फिर 22 जुलाई को एक हफ्ते के बाद फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम हो जाती है। जी, अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली के इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में बोल रहे थे और टीवी 9 से खास बातचीत में धरने पर बैठे छात्रों ने दावा किया कि कोचिंग हादसे में मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। उनका कहना है कि कुछ और साथी लापता है। हमें सबसे पहले तो कैजुअलिटीज का नंबर ही नहीं पता कि कितने बच्चे मरे। 3 ये बोल रहे हैं, हमें लगता है 3 से ज्यादा बच्चे। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 4 बजे सुबह तक बच्चों को निकाला जा रहा था और उनकी डेड बॉडीज निकाली। अभी तक तो 3 छात्रों की बात ही आई। ऑफिशियली सिर्फ 3 बच्चों की बात की है, तो हमें एक्चुअल कैजुअलिटीज का नंबर पहले पता चल रहा है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है? ऐसे ही ये नेशनल न्यूज बनता है, इन कोचिंग माफिया की असलियत सामने आने लगती है, तो ये सारे एमसीडी से लेके एमएलए एमपी सब मिल के बैठे हुए हैं जो सीधे सीधे ये डेटा छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं कि असल में कितने लोगों की मौत हुई? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार बड़ी गंभीर बात बोल रहा है। अभी तक 3 छात्रों की बात है, आपको क्या लग रहा है? आप उनके साथी, आपको लग रहा है और भी छात्रों की मौत हुई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से ये साथी लापता है जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। कहाँ गए? ना उनका फोन कॉल लग रहा है, ना कुछ ट्रेस हो रहा है। तो ये छुपाया क्यों जा रहा है हमें? और ये इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आप क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहा हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पब्लिक की जाए। और सर अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से एक लोगों की जान जा चुकी थी, तो उसमें ये कह रहे जांच बैठाएंगे। जांच क्या बैठानी थी सर? उसमें जो भी जेई था ये था, सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था सर। और दिल्ली कोचिंग हादसे में अब बड़ी कार्रवाई होते हुए दिख रही है। दिल्ली नगर निगम का पहला एक्शन, एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को कर दिया गया है बर्खास्त। एमसीडी के असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। और कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद मामला गरमाता जा रहा है। एक तरफ दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जांच तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है।
पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं, उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। और आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। बांसुरी ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए। और दिल्ली में हुए इस भयावह कोचिंग हादसे पर अखिलेश यादव ने पूछा कि एनओसी देने वालों पर क्या कार्रवाई हुई और एनओसी देने की जिम्मेदारी किसकी है। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है परसों, और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। और इसी मुद्दे पर राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोल रहे हैं। संतुष्टि मिलेगी यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं इसरो गया मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई आईआईटी का नहीं था, कोई आईआईएम का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डिसाइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑल्सो। सर, मैंने यह विषय के संदर्भ में ही कहा है, क्योंकि समस्या जल निकासी के कारण हुई। जल निकासी के लिए जो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और जल बोर्ड जिम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है तो सरकार निरंतर उस चीज पे ध्यान न देकर, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है, यदि प्रचार पे ध्यान दे रही है, तो यह विषय सदन के माध्यम से जनता के ध्यान में हम अवश्य लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ यह फैक्ट रखा कि एक दिशा में 50 गुना अधिक खर्च किया गया और दूसरी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोर्ड के लिए। इसलिए मैंने यह तथ्य आपके संज्ञान में रखा। यहां पे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीशमहल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है,
ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है, ये मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो, इन्होंने कई और मदों में कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती है। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, और इस बीच देखिए एक और अपडेट है दिल्ली वाले मामले पर। दिल्ली राजेंद्र नगर जाएंगे एलजी वीके सक्सेना, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एलजी जाएंगे राजेंद्र नगर, वहां जहां पर यह दुर्घटना हुई और जहां पर छात्रों की मौत हो गई, जिसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी आ रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एलजी अब खुद घटना वाली जगह पर जाएंगे और वहां जो हालात हैं उसका जायजा लेंगे। तो बड़ी जानकारी है। और इस बीच खबर यह भी है कि एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दिल्ली में ये जो मामला है, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। जीत भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीत भाटी, क्या लग रहा है वहां पर अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि सारे आरोप तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी तो खुद ही धरने पर बैठ गई है, प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वहाँ से विधायक भी हैं और एमसीडी प्रभारी भी रहे। दुर्गेश जी, आप भी यहाँ धरने बैठे हैं, एक धरना बीजेपी ने भी किया है और पोस्टर जारी किया है, बोले कि आप आम आदमी पार्टी हत्यारी है और ये हादसा नहीं, हत्या है। ये भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब का कल शाम का ट्वीट है। वो कहते हैं पिछले दिल्ली के अंदर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खत्म। ड्रेनेज मतलब बारिश का पानी निकलने का जो रास्ता होता है। वो कह रहे हैं पिछले डेके से, मतलब 10 से 15 साल से ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10 से 15 साल तक एमसीडी में कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। आज हम 6-8 महीने से पावर में, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना बर्बाद क्यों हो गया पूरी तरह से। कोई ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ। या तो जो ड्रेनेज है या तो बहुत पुरानी है या तो नई पिछले 8-9 महीने से बननी स्टार्ट हुई है पूरी विधानसभा के अंदर। तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि भाई आपने 15 साल में दिल्ली को जो बर्बाद किया है, 15 साल का मेस है, उसको साफ करने में समय लगेगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे दिल्ली की सत्ता में, एमसीडी की सत्ता में है, तो फिर चलाने का इसका मतलब क्या बनता है? यही तो वो चाहते हैं, यही तो उनकी मोटिव है, यही उनका पर्पज़ है कि वो पर्पज़ उनका वही है कि हर तरफ से ऑफिस, इसीलिए तो वो सर्विसेज बिल लेके आए कि किसी तरह से पूरे सरकार को ठप कर दो और फिर हम कहेंगे जी इनसे सरकार नहीं चलती, सरकार इनको, यही उनका पर्पज़ है। जो सांसद तो अगर ये देखा जाए तो ये पूरी हिडन मोटिव है। जो ये बच्चे मरे, जो उनकी डेथ हुई या जो और भी बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, उसके पीछे इनकी एक पूरी बहुत ही घटिया मकसद है कि दिल्ली के सारे काम रोक दो जिससे जिम्मेदारी इनके ऊपर आए। जो वहाँ सांसद है बासित सुराज, वो कह रहे हैं कि आप वहाँ से क्षेत्रीय विधायक है। बासित सुराज ये बताएं पिछले 10 से 12 साल से उनका सांसद रहे, क्या किया उन्होंने? ड्रेनेज। तो देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात बारिश से मचे हाहाकार की करते हैं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे शहरों में जल जमाव की स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। अगले 3 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात के नडियाद की तस्वीरें,
पूरा शहर बाढ़ के पानी से बेहाल। नडियाद में सड़क पर जैसे नदी बह रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवागमन ठप है। लोग पानी के बीच से ही आने जाने को मजबूर हैं। कई सड़कों पर 4 फीट से ऊपर पानी पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि मवेशी किस तरह पानी से बाहर निकल रहे हैं। कार की केवल छत दिख रही है। इंसान और बेजुबान किसी को भी बाढ़ ने नहीं छोड़ा है। नाडियाड खेड़ा में बारिश अब भी जारी है, जिससे बाढ़ के हालात से जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। ये डांग की तस्वीरें हैं। आज भी कई जगहों पर सुबह बारिश रिकॉर्ड की गई। अब भी घने बादल छाए हैं। सापुतारा शहर के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां घने बादलों से यातायात प्रभावित है। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। राज्य में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट में कहा है कि सौराष्ट्र के बाद मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। डांग के साथ ही नर्मदा, सूरत और राजकोट समेत कई जगहों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7,000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें बचाव अभियान में इस वक्त जुटी हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोल्हापुर सांगली जिले में हर बार बारिश बड़ी होती है। धरण क्षेत्र में बारिश बढ़ने के बाद कोल्हापुर सांगली जिले को मूसलाधार बारिश का फटका बड़े तरह से होता है। आप जो देख रहे हैं इचलकरंजी शहर का ये दृश्य है। जो नदी है 3 तो 3.5 किलोमीटर के बाहर आई हुए, पूरे घर में पानी गया हुआ है, दुकानें बंद है। इधर के जो रहवासी इलाके में इनको रेस्क्यू करने का काम इधर की महापालिका स्थानिक संस्था की है। उनका खाने पीने का व्यवस्था पूरी महापालिका स्थानिक संस्था आमदार खासदार कर रहे हैं। जो देखेंगे 2019, 20, 21 को जो बाढ़ आई थी, अलमट्टी जो कर्नाटक में डैम बांधा हुआ है, वो डैम की वजह से पूरी बाढ़ इधर आती है। ऐसी बाढ़ बार बार क्यों होती है? मानवीय जो अतिक्रमण जो नदी में जो हुआ है, इसलिए वो होता रहा है। और भारत से बाहर बाढ़ की स्थिति की बात करें तो खबर रूस से है। रूस के कई राज्यों में बाढ़ से कोहराम मचा है। रूसिया प्रांत के कई शहरों पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है और चेल्याबिंस्क में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर सैलाब का कब्जा, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। तस्वीरें रूस के रुजिया प्रांत की हैं। रुजिया के कई इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रही है। हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। रुजिया प्रांत में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कई नदियों में कटाव आने की वजह से हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हुई है। रुजिया में कुदरत का कहर कई शहरों और कस्बों में कोहराम मचा रहा है। रुजिया के कुछ इलाकों में 3 दिन से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है, तो सड़क नेटवर्क भी पूरी तरह से कटा हुआ है। अब रूस के चेल्याबिंस्क में आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। लगता है रूस पे जल प्रलय आ गया है। चेल्याबिंस्क क्षेत्र में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पानी के इस तेज बहाव को देखिए, मानो ये अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमदा है। तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ के आगे पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। रूस की सरकार कुदरत के क्रोध से कांप रही है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। खतरे को देखते हुए कुछ जिलों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और चीन में भी कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। आसमान से बरसती आफत में चीन के कई इलाके डूब गए। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में मची। तबाही मचाता तेज रफ्तार सैलाब, बाढ़ का विभत्स मंजर, पानी से बेशुमार बर्बादी, जल प्रलय जैसी ये तस्वीरें मध्य चीन की हैं। बेकाबू बाढ़ चीन के इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। बाढ़ से मची तबाही के बीच दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की यह घटना दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। बाढ़ बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही फुजियान प्रांत में मचाई है। यहाँ गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अकेले फुजियान प्रांत में बाढ़ बारिश से 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की ये तस्वीरें शंघाई की हैं। शंघाई में जल प्रलय जैसे हालात हैं। यहाँ बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ से मची तबाही की ये तस्वीरें चीन के चाओझाओ शहर की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ बाढ़ आ गई, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। बाढ़ बारिश के बीच पूर्वी चीन पर गेमी तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए कई प्रांत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और बिहार से खबर है। बिहार में पुल गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पुल के गिरने की ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पहले की हैं, जब बरसात शुरू होने के बाद बिहार में एक के बाद एक कई पुल गिर गए। प्रदेश भर में 15 दिनों में छोटे बड़े कुल 12 पुल धराशायी हो गए थे, जिसके बाद वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग के साथ ही सभी पुलों के ऑडिट करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरने के संबंध में याचिका दाखिल किए जाने तक अररिया जिले में 6 पुल गिरे। इनमें से ज्यादातर पुल नदी पर बने थे। सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अन्य जगहों पर ब्रिज गिरने की घटना का भी जिक्र याचिका में है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने बिहार सरकार को मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में बिहार के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी और उनकी क्षमता को लेकर डेटाबेस तैयार किए जाने की भी मांग की गई है। इधर जाति आधारित आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को झटका लगा है। बिहार आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वंचित वर्ग के लिए 65% आरक्षण करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी और इस मामले में स्टे हटाने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और इस फैसले को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले बिहार सरकार ने प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराई थी। इस जातिगत जनगणना के जरिए सभी जातियों की संख्या का डाटा तैयार किया गया था। इस मुद्दे पर बिहार में सियासत भी खूब हुई और इसका असर दिल्ली तक देखा गया। SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 नवंबर 2023 को कानून बनाया गया था। इन वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। और अहम खबर आ रही है, बिहार के समस्तीपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। दरभंगा से दिल्ली जा रही ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से अलग हो गए ट्रेन के डिब्बे। मौके से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में 2 हिस्सों में बटी दरभंगा से दिल्ली आने वाली ट्रेन। दरअसल इंजन से ट्रेन के डिब्बे अलग हो गए और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। ये बड़ा हादसा टला है बिहार के समस्तीपुर में। और अब खबर दिल्ली हादसे से जुड़ी हुई। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के जो LG हैं वो पहुंच चुके हैं मौकाए घटना पर। दौरा करने के लिए दिल्ली राजेंद्र नगर पहुंचे हैं LG VK सक्सेना घटना वाली जगह पर पहुंचे हैं। जिस राउस कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हो गया, बड़ी घटना हो गई, ये इस बात का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं LG VK सक्सेना। इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, कोचिंग हादसे वाली जगह पहुंचे हैं, जिस बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी बना रखी थी और नियमों का उल्लंघन हुआ था, उसी जगह पर पहुंचे हैं। और इस वक्त जो उपराज्यपाल है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं उपराज्यपाल, और देखना यह होगा कि क्या वो छात्रों से भी बात करते हैं या फिर नहीं। तो उपराज्यपाल VK सक्सेना, हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जो अधिकारी हैं वो निर्देश उपराज्यपाल का लेते हैं दिल्ली में, जिस वजह से ये हादसा निकलकर सामने आया है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है, लेकिन इस हादसे के बाद आम आदमी पार्टी लगातार एक्शन की बात जरूर कर रही है। जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कार्रवाई का दावा जरूर किया जा रहा है। और इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि VK सक्सेना उपराज्यपाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। हरीश, मेरे कैमरा पर्सन आप दिखाइए, उपराज्यपाल उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद है और पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस हादसे को लेकर वो ले रहे हैं। इससे पहले वो अंदर गए कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर,
और वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया जिस जगह पर हादसा हुआ, जिस बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई है, उसे लेकर जायजा लिया, हालात को जाना। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीके सक्सेना उपराज्यपाल वहां से बाहर आए हैं और देखना यह होगा कि क्या जो उपराज्यपाल हैं वो छात्रों से बात करते हैं, क्या उनके बीच में जाते हैं, क्या उन्हें कोई आश्वासन देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीके सक्सेना इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हम अगर बात करें, लगातार जब से हादसा हुआ शनिवार को, तब से जमकर सियासी बयानबाजी का दौर भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों पर काबिज है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछा जा रहा है जिम्मेदारी को लेकर, तो उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो खामियां हैं उनको गिनाया था, लेकिन जो अधिकारी हैं वो एक्शन नहीं ले रहे और अधिकारी उपराज्यपाल का जैसे राव आईएएस की लाइब्रेरी में ये अच्छा रोड से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से इस रेडियस में 2 किलोमीटर के रेडियस में गली गली में इतनी बेकार लाइब्रेरी सारी की सारी 99% लाइब्रेरी है ना। और क्या होना है, एक तो सर्वे करा दीजिए, 2-3 लाइब्रेरी निकल मर्डर है, साजिश है और हमारी मांगे। आप चाहते हैं कि उपराज्यपाल आपके पास आए, मिले, अभी वो उस तरफ खड़े बैरिकेड लगा चाहते हैं क्योंकि हम लोग यूपीएससी स्टूडेंट हैं। वो डेलीगेशन कौन सा है हमें नहीं पता है। हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 दिन से लगातार, 2 रातों से, और हमसे मिलना चाहिए, हमारी बातें सुनना चाहिए। हम लोग क्या झेल रहे हैं वो उनको पता होना और उनसे आकर मुलाकात करें, उनसे आकर बात करें। आपको देखें, हम देख रहे हैं कि हादसे के बाद, हादसे के दिन शैली ओबराय यहाँ पर आई थी, इसके बाद से स्वाति मालीवाल और बांसुरी स्वराज को देखा। आज उपराज्यपाल आ गए वीके सक्सेना। उम्मीद है कि अब आप लोगों को न्याय मिलेगा, सुधार होगा। उम्मीद तो कल से लगाई जा रही है, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। इन्होंने 24 लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए छात्र यहाँ पर कुछ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश, थोड़ा दिखाइए, कैमरा उस तरफ भी पैन करिए। बैरिकेडिंग के उस तरफ उपराज्यपाल खुद मौजूद हैं और इस तरफ छात्र इकट्ठा है जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी करुणा शंकर और अभिजीत ठाकुर इस वक्त राजेंद्र नगर में ही मौजूद हैं। एलजी वीके सक्सेना इस वक्त घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कुछ छात्रों से बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के एक ग्रुप से बात कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप इस बात को लेकर नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है कि आप हमसे बात करने अभी तक क्यों नहीं आए। इसको लेकर कुछ नारेबाजी भी की गई है। क्या हो रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं अभिजीत ठाकुर के पास। अभिजीत, बताएं नाराजगी किस बात को लेकर है? हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ छात्रों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एलजी,
निश्चित तौर पर छात्रों के बीच में इस घटना के बाद से एक नाराजगी है और उस नाराजगी को ही वो पिछले 2 दिनों से व्यक्त कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि जब घटना हुई उससे पहले प्रशासन सचेत नहीं था, ये तो है ही, लेकिन उसके तुरंत बाद जो सरकार और प्रशासन में जो सीनियर अमला है वो उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा। 2 दिन के बाद एलजी मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन क्या छात्रों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी तमाम जो शिकायतें हैं उसको सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो छात्र मांग कर रहे हैं उन मांगों के साथ भी उनका प्रदर्शन है। उनका कहना है कि जो वरिष्ठ लोग प्रशासन में बैठे हुए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई की अपडेट सीधे सीधे उनको दिया जाए। तीसरा आरोप उनका यह भी है कि मृतकों की संख्या जो 3 बताई जा रही है उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस बात की पुष्टि प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा, ये छात्रों का आरोप है। उसके अलावा नहीं अभिजीत, जो अभी छात्रों का एक ग्रुप एलजीबीके सक्सेना से बात करता हुआ नजर आ रहा है, फिर ये कौन सा ग्रुप है? ये प्रोटेस्ट करने वाले छात्र नहीं है। देखिए, संगठित छात्रों का कोई एक पूरा समूह नहीं है जो प्रदर्शन कर रहा है। जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी छात्र हैं जो कि राजेंद्र नगर और करोल बाग के एरिया में ही रहते हैं। एक ग्रुप अगर बातचीत कर रहा है, जिन लोगों के पास तक वो नहीं पहुंच पा रहे, हर किसी के पास पहुंचना संभव नहीं है। तो एक तरफ से नारेबाजी भी हो रही है, जो घटना हुई है उसके खिलाफ वो अपना आक्रोश भी दर्ज करा रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का भी सिलसिला चल रहा है। एलजी आज इसी मौके का मुआयना करने पहुंचे और उनके आते ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए।